हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हम लोगों ने वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में देखा था। देखिए, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को हम लोग देख रहे थे। अभी इस कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग ये सीखे थे कि अगर हमारा कोई वेक्टर r इज इक्वल टू इस तरह से है, मान लीजिए वहां XYZ था, यहां मैं A1 A2 A3 कर देता हूं। A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। तो इस फॉर्म में जो वेक्टर गिवन होगा, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या? कंपोनेंट फॉर्म। अब इस कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। हम लोग सीखे हुए हैं। यहां पे A1, A2, A3 इनको कहा जाता है स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कंपोनेंट। और A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, इनको कहा जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है? ये है कंपोनेंट फॉर्म में दो तरह के कंपोनेंट वेक्टर में मिलेंगे, स्केलर कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज वेक्टर कंपोनेंट। आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को हम लोग स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, और कोफिशिएंट्स इंक्लूडिंग आई कैप, जे कैप और के कैप हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये भी आप लोग फिजिक्स में सीखे हुए होंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा समय हम लोग इस पे ना देते हुए बस तरीके को सीखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं हम कि हमारा वेक्टर है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन तब इस वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, तो अंडर रूट उसके आई कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो मॉडुलस निकालने के लिए बस आपको ये काम करना है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर मान लीजिए हम एक वेक्टर ले लिए, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा कोई वेक्टर है। देन और अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर I के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। J का कोफिशिएंट आप देख पा रहे होंगे कि -3 है, तो -3 का स्क्वायर और प्लस K कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ऐसा नहीं करना, यहाँ माइनस देख के यहाँ माइनस नहीं कर देना, यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा। ये माइनस होगा, वो भी स्क्वायर होकर के प्लस ही हो जाता है। ये आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी कि रूट अंडर 29 यूनिट्स मॉडुलस है हमारा, मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। मॉडुलस या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक जो हमको इसमें सीखना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और पूरे वेक्टर में और अगला जो चैप्टर हम करेंगे 3D ज्योमेट्री, वहां पर भी ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। हालांकि मेनली इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज्यादा चीजें जानना है आपको 3D ज्योमेट्री में, लेकिन वेक्टर में भी इसका थोड़ा बहुत यूज है। तो हम लोग उतना ही भर अभी सीखेंगे जितना वेक्टर में हमको यूज है।
और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अगला हमारा हेडिंग क्या है? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। हर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है और उनका डायरेक्शन रेशियोज भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बस उतना ही अभी यहाँ पे समझेंगे जितना हमको इस चैप्टर में जरूरत है। बाकी की चीजें इसमें और इसको डिटेल्स में हम लोग 3D ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, कंसीडर ए वेक्टर R इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये वेक्टर का कौन सा फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म। यहां पर ABC वेक्टर R के स्केलर कंपोनेंट है और AI कैप, BJ कैप और CK कैप वेक्टर R के वेक्टर कंपोनेंट है। ये वेक्टर हम लोग कंसीडर कर लिए। अब देखिए, बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में D.R भी लिखा जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर R A, B एंड C। किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो बताना है तो आप बस क्या करिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को वहां पे बता दीजिए। वही आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है ना। और ये यूनिक नहीं होता, हालांकि वो सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे डायरेक्शन रेशियो का। दूसरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर R। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, थोड़ा आप इसको समझिए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा कि डायरेक्शन रेशियो को ही आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यानी A बाई मॉडुलस ऑफ R, B बाई मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R और C बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है किसी भी, आगे हम पढ़ेंगे, लाइन या वेक्टर का, वो यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। बस वेयर, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R आपको पता है कि अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उस वेक्टर का, तो √A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरह से निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा कि जो वेक्टर गिवन रहेगा उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी जो स्केलर कंपोनेंट हम लोग जिसको बोलते थे उसी को डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो उसी डायरेक्शन रेशियो को हम लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर कर दें, डायरेक्शन रेशियो यानी कि ABC को ही अगर हम डिवाइड कर दें वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो हमेशा ही आपको ये तीनों मिलेगा, ABC तीनों। ऐसा नहीं कि A बोल दिए B और C नहीं बोले। डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए कभी या डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो ये 3 पार्ट उसका होता है। ये है एक ही, लेकिन तीनों लिखना होता है। ऐसा नहीं समझना है कि 3 डायरेक्शन रेशियो हो गया, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, ऐसा नहीं। वो एक ही डायरेक्शन रेशियो है लेकिन लिखा तीनों जाता है। बिल्कुल क्लियर होगा। और डायरेक्शन कोसाइन को डिटेल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3D में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, एक पॉइंट्स की तरह हम लोग इसको सीख लेते हैं। जनरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर या फिर लाइन, हम लोग आगे 3D में पढ़ेंगे, लाइन इज डिनोटेड बाय
ए कॉमा बी एंड सी। डायरेक्शन रेशियो का ये एक सिंबल है, जनरली मैंने लिखा है, ज्यादातर इन्हीं सिंबल से उसको डिनोट करते हैं, है ना। और दूसरी बात, डायरेक्शन रेशियो इज नॉट यूनिक, डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है। ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे 3D ज्योमेट्री में डिटेल में। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन इज जनरली डिनोटेड बाय, डायरेक्शन कोसाइन इज जनरली डिनोटेड बाय L, M एंड N। डायरेक्शन कोसाइन को जनरली L, M और N से डिनोट किया जाता है और ये यूनिक होता है। डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक। डायरेक्शन कोसाइन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर का या किसी भी लाइन का। डायरेक्शन कोसाइन को L, M, N से डिनोट किया जाता है। और एक और जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा ही 1 के बराबर होगा। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा ही 1 के बराबर होगा, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा ही 1 होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग पिछला एग्जाम्पल लिए थे कि वेक्टर R इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये लिए थे। डायरेक्शन रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है A, B और C। डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम लोग बात करें तो A अपॉन मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R, B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R और C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। और इनको डिनोट हम लोग करते हैं L, M और N से, यानी ये है हमारा L और ये है M और ये है N। और मैंने क्या बताया आपको कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा ही 1 होता है। डिटेल्स में आपको 3D में मिलेगा, अभी बस आपको ध्यान में रखना है प्रॉब्लम्स में यूज जब आएगा। वैसे मैं वहां पर भी आपको याद दिला दूंगा कि ये चीजें मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम लोग की यहाँ पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं इनका, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का, कि 1 आता है कि नहीं आता। चलिए तो ये हो जाएगा A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R का होल स्क्वायर प्लस C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या होगा, इसको जरा आप ध्यान दीजिए। A स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R होगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा ना। ये हमारा अगर वेक्टर है R तो इसका मॉडुलस क्या होगा, यही होगा रूट अंडर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वही चीज मैंने यहाँ यूज किया। अब ऊपर A का तो हमने स्क्वायर किया, मॉडुलस R का स्क्वायर हमने नहीं किया है, तो यहाँ मान लीजिए स्क्वायर हम कर दिए। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेम यहां भी इसी तरह का होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस यहां भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा आप देखें तो A स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट और स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन यहाँ भी रूट स्क्वायर खत्म, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम ही होगा। एलसीएम ले लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा B स्क्वायर, वहां बचेगा C। देखिए आप कैंसिल आउट होकर के ये 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन का हमेशा ही स्क्वायर का सम 1 होगा,
और ये एक ही बार तीनों बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बता दिया जाएगा और एक नहीं बताया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका की एप्लीकेशन हम यूज करेंगे प्रॉब्लम में, उसको सीखते हैं। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट है हमारा बी जिसका कि कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। और हम यहाँ पे चाहते हैं वेक्टर ए बी लिखना। तो देखिए कैसे लिखेंगे ध्यान से। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए बी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि वेक्टर ए बी का मतलब क्या हुआ। तो वेक्टर ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट यानी कि बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी कि ए। अब पॉइंट बी का ये कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। और मैंने बताया भी है आपको कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का अगर आपको निकालना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आप i कैप, j कैप और k कैप यूज कर लीजिए। तो b का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो b का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हो जाएगा। तो अब बस क्या करना है कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि i वाले टर्म्स को i वाले में जोड़ते या घटाते हैं, j वाले में j को, k वाले में k को। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और ये है क्या? तो ये है हमारा वेक्टर ए बी। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट हमको गिवन रहे तो हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कैसे लिखें? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर आई कैप, वाई का डिफरेंस जे कैप और जेड का डिफरेंस के कैप। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स आपको गिवन है ना। तो टर्मिनल में से इनिशियल को हम लोग घटाते हैं। और ये अगर वेक्टर ए बी हो गया हमारा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी का स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है? तो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स। तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछता है कोई वेक्टर ए बी का वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी आर, इसका वेक्टर कंपोनेंट बताना है तो क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप भी रहेगा साथ में, कॉमा y2 माइनस y1 जे कैप भी रहेगा साथ में, और z2 माइनस z1 के कैप भी रहेगा साथ में, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर। स्केलर कंपोनेंट हो गया, वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अगर हमसे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा ए बी का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो आई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर,
है ना। अब अगर हमसे कोई पूछे नंबर 4 में डायरेक्शन रेशियो अगर पूछे, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो भी क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नंबर 5, अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई पूछे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड y2 माइनस y1 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन सारी चीजों में, है ना। चलिए आगे अगर हम बढ़ें, अब जैसे मैंने आपको जो पोजीशन वेक्टर बताया था, जैसे आप समझें जरा कि इस P पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं x y z, और अगर आपको लिखना है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो आप कहिएगा कि सर आप बताए हुए हैं कि जिसका पोजीशन वेक्टर चाहिए आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। मिला दिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए था ओरिजिन से, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर आप बताए हुए थे कि ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ जो भी वेक्टर डायरेक्टेड होता है वही वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे ओपी वेक्टर लिखना चाहें, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे आप बताइए। ओपी वेक्टर को हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। अब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस O का पोजीशन वेक्टर, तो इसके तो तीनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 0 हैं, तो क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप और ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को ही जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ये मैंने आपको बता भी दिया। दूसरा बात, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक और हम वेक्टर ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए सी डी वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया। सी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया A1 B1 C1 और डी का A2 B2 C2। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें वेक्टर सी डी, तो वो तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और जब हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो वो होगा A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप और प्लस C2 माइनस C1 के कैप। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, कभी अगर हमसे दो पॉइंट से इस तरह से दिया रहे और डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो हमसे पूछा जाए, तो हमको वेक्टर लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर सिर्फ डायरेक्शन रेशियो भी पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि दो पॉइंट से यहाँ से इनिशियल और टर्मिनल अगर वेक्टर का गिवन हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1 B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1, ये हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल कोई भी बड़ी बात ये नहीं है। अगर हम लोग अब आगे बढ़ें तो इतना सीखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा एक और आप बात जान लें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम मान लेते हैं लेट
वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप 10। ये दो वेक्टर मान लेते हैं, हमको गिवन है। पहला पॉइंट में हमसे अगर A का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो हम बता सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली B का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, है ना। ये दोनों। दूसरा चीज हमसे क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो देखिए पहले आप वेक्टर ए लिख लीजिए, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप प्लस वेक्टर बी तो B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड हम लोग करेंगे A1 और B1 को एक साथ, यानी I वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड करते हैं, प्लस J वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड करते हैं और प्लस K वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट अगर सीखें कि कैसे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे वेक्टर्स को, यानी वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो बिल्कुल इसी तरह से पहले वेक्टर A को लिख लेना है। लिख लेते हैं A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप माइनस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग वही काम करते हैं, I में से I वाले को, ये देखिए माइनस साइन है इनके पहले, तो ये सब माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा A1 माइनस B1 I कैप A2 माइनस B2 J कैप प्लस A3 माइनस B3 K कैप। ये भी आपसे ऐड करने के लिए कंपोनेंट फॉर्म में आ सकता है। तो कैसे ऐड करेंगे ये आपको मैंने बता दिया, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 5 में आपसे पूछा जा सकता है कि वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, दोनों का, ए या बी, किसी का भी या दोनों का भी, दोनों ही वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। नंबर 6 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी को इक्वल होने का क्या कंडीशन होगा। तो वेक्टर ए कितना था, तो वेक्टर ए था हमारा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और वेक्टर बी था B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो हम लिखेंगे वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B इफ IFF, इफ एंड ओनली इफ, यानी कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर कब इक्वल होते हैं। जनरली इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन हम लोग कर चुके हैं कि दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, है ना। लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में तो आपको यहां से कैसे करना होगा वो आप सीखिए कि दोनों वेक्टर इक्वल होंगे जब
दोनों के आई के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो, यानी A1 इक्वल टू B1 हो, कॉमा दे करके A2 इक्वल टू B2 हो एंड A3 इक्वल टू B3 हो। तो कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों के आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स सेम हो। तो जैसे ही कोफिशिएंट्स आप सेम करते हैं तो डायरेक्शन भी इनका सेम हो जाता है और मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही जाएगा। अब जो हम लोग सीखेंगे तो वो पहले अब हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करेंगे, कुछ बाहर के भी प्रॉब्लम्स को करेंगे, और तब अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा सेक्शन फॉर्मूला। हम लोग सीखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये लेक्चर में इतना ही आपका रहेगा और अब हम लोग 5वें लेक्चर में सीखेंगे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी, और अगर जल्दी हो जाएगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स तो फिर कुछ बाहर के भी हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे। आज इतना है।